अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के कितने विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के ऊपर। नोबेल प्राइज़ के बारे में मुझे यकीन है कि आप सबको पता होगा और उसके बारे में हम भी बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ शुरू किया अल्फ्रेड नोबेल ने, और इनको किसी ज़माने में, उसी ज़माने में मर्चेंट ऑफ डेथ भी कहा जाता था। और उसकी वजह यह थी कि एक फैक्ट्री जो इन्होंने फ्रांस में लगाई थी, उसमें एक्सप्लोजन हो गया और इनके भाई की डेथ हो गई। लोगों ने समझा कि शायद इनकी डेथ हो गई, तो फ्रेंच अखबारों ने ये सुर्खी लगाई कि मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। तो वहाँ से इनको खिताब पड़ा मर्चेंट ऑफ डेथ की। और उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया कि कोई ऐसा काम करना चाहिए ताकि इंसान के हक में बेहतरी पैदा हो। और उसी वजह से ये जो आइडिया इनको मिला, उस आइडिया को इन्होंने बाद में फिर इम्प्लीमेंट किया नोबेल प्राइज़ की शक्ल में। ये 1833 को पैदा हुए और 1896 में इनकी डेथ हुई। उससे थोड़ा पहले इन्होंने नोबेल प्राइज़ अनाउंस कर दिया था, या उसके बारे में बता दिया था लोगों को। और एक विल, जो कि वसीयत कह लीजिए आप, वो उन्होंने बना के दे दिया था। इनके वालिद साहब जो थे वो मिलिट्री को एक्सप्लोसिव फराहम करते थे, सप्लाई करते थे, और मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब सप्लाई करते थे। तो चूँकि बचपन में इनको, इनके वालिद ऐसा करते थे इनके बचपन में, तो इनको एक्सप्लोसिव से इंटरेस्ट पैदा हुआ। और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी और अपने फादर के साथ मिलकर के एक्सप्लोसिव पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और 16 साल की उम्र में उन्होंने एक अच्छी खासी इनकी महारत हो गई एक्सप्लोसिव्स में। और उसके बाद फिर ये एक अच्छे कॉम्पिटेंट केमिस्ट भी बन गए। इनको 5 ज़ुबानें आती थी: इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन एंड स्वीडिश। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने पाकिस्तान के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लैंग्वेज सीखने में हमारे मुल्क में बड़ी इसमें रेजिस्टेंट होती है। और हम रेजिस्ट करते हैं कि नहीं जी, हमें उर्दू नहीं सीखना और हमें ये नहीं सीखना, वो नहीं सीखना। नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज पे ही बेस करती है। उनको सही से उर्दू भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, और वो कहते हैं कि साहब हम उर्दू क्यों पढ़ें और हमें इंग्लिश क्यों पढ़ें, वगैरह वगैरह। तो मुझे डॉक्टर जमील जालबी की वो बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दू जो है वो पाकिस्तानियों की मजबूरी है। वो अगर नहीं सीखेंगे तो वो तरक्की नहीं कर सकते। और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, इसलिए कि हमारे पास जो है वो लोकल लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और जाहिर है कि एक रीजन के लोग दूसरे रीजन के लैंग्वेज को क्यों सीखेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। तो एक नेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरे मुल्क में बोली जाती है, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिंधी हों, पंजाबी हों, पठान हों, बलोची हों, जो भी हों, तो उनको उर्दू अगर वो सीखेंगे तो पाकिस्तान के तमाम लोगों से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लिहाजा जमील जालबी की ज़ुबान में उर्दू जो है वो पाकिस्तानियों की मजबूरी है, उनको सीखना पड़ेगा हर सूरत में। उर्दू को ये नेगलेक्ट या डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दूसरे लैंग्वेज पे हम आ जाते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो नहीं सीखना चाहते हैं लोग, तो लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है। और देखा यह गया है कि जो टीन एज है, टीन एज में लैंग्वेज की एक्विजिशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि हम मेच्योर एज में, यानी कि मेरे पास ऐसे बहुत लड़के आते रहे हैं माजी में जिन्होंने कहा कि साहब हमने ABCD जो है वो 5वीं के बाद शुरू किया पढ़ना, 6ठी में हमने ABCD पढ़ा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपन से उनको इंग्लिश और उर्दू सिखाने की ज़रूरत है। और अगर दूसरे लैंग्वेजेस भी वो सीखें तो और भी अच्छी बात है। उसकी ऑनलाइन कोई क्लासें ऐसी रखी जाएं नेशनल लेवल पे, ताकि वो चाइनीज़ भी सीखें, जर्मन भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें। इसलिए कि अब ये ग्लोबल विलेज बन गया है
और ग्लोबल विलेज में हमें जो जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, वो सीखने की ज़रूरत है। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे वो ये कि 16 की जो एज है, मैंने इस पे खासा काम किया है, और मैंने देखा ये है कि जो बेसिक आइडिया है किसी भी शख्स का, वो टीन एज में शुरू होता है। और टीन एज जैसा को आपको पता है कि 13 से शुरू होता है, 19 पे ख़त्म होता है। तो जो जितने लोग कामयाब हैं, उनके जो आइडियाज़ आए हैं उनके जहन में, या उनके जो कुछ उन्होंने सीखा है, जिस जो कि आगे जा चल कर के उन्होंने कामयाबी हासिल की है जिस चीज़ में, वो टीन एज में ही हुआ है। तो टीन एज को हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, और हमारे अपने बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि वो टीन एज में मैक्सिमम जो कुछ उनको सीखना है वो सीख जाए, और उनको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एंड सो ऑन। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट इजाद किया। ये इनकी सेकंड इन्वेंशन थी, और जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक एक्सप्लोसिव है, और इससे जो है वो उस ज़माने में जब इन्होंने ये ईजाद किया तो वो फिर टनल्स बनाने में और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो एक्सप्लोर करने में वो इस्तेमाल होता रहा है। और आज भी इस काम के लिए पहाड़ों के दरमियान में जो टनल्स बनाते हैं, या किसी पहाड़ को अगर ख़त्म करना है, तो ये आज भी डायनामिट इस्तेमाल होता है। जब अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई तो इनके पास 350 पेटेंट्स थे, और 90 फैक्ट्रीज थी मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोसिव मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। नोबेल प्राइज़ जो है वो 175 ग्राम गोल्ड मेडल होता है, और आपको 175 मिलीग्राम का मतलब आप अगर पाकिस्तानी या इंडियन हिसाब से लगा लें तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 18 तोला जो है वो सोना होता है। ठीक है। और इसकी जो प्राइस मनी है वो तकरीबन 1 मिलियन यूएस डॉलर है। अगर पाकिस्तानी रुपए में इन चीज़ों को कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर हम इसकी रैंकिंग देखें नोबेल प्राइज़ की, तो सबसे पहले यूएसए है, उसके बाद यूके है, फिर जर्मनी है, फ्रांस, स्वीडन, जापान, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड सो ऑन। इसमें आप ये देखिएगा कि जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियंस हैं, और फिर ये यूएसए है। अगर एशिया को देख लें तो एशिया में आप देख लीजिए कि जापान है और रशिया है। ये दो कंट्रीज़ हैं जो लीड करते हैं। रशिया के जो हैं वो भी और जापान में 29 है, रशिया में भी कुछ इस किस्म की 29 और 30 वगैरह के हैं रशिया में भी। तो इंडिया जो है वो उसमें 9 है, और पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तो एक है डॉक्टर अब्दुल सलाम, और दूसरा मिला है मलाला यूसुफजई को, जो कि मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर मिला है, उसमें मेरिट कोई नहीं। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस को मिला है, और बांग्लादेश में उनको ग्रामीण बैंक के बेसिस के ऊपर डॉक्टर यूनुस को मिला है। तो आपको मालूम है कि वो जो है वो प्योर मेरिट है। पाकिस्तान में जो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है वो जब यहाँ से यूएसए चले गए और वहाँ पे जो उन्होंने रिसर्च किया उसके बेसिस पे मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में ये सहूलत अवेलेबल नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन कंट्रीज़ को क्यों मिला, और पाकिस्तान और जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्यों नहीं मिला। तो आप ये देखिएगा कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे जो एजुकेशन है या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो रिसर्च वर्क है वो आज से नहीं कई सौ साल पहले से शुरू हुआ है। आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मालूम होगा जो कि 18वीं सेंचुरी में आया था, और ये स्टीम इंजन से शुरू हुआ था, जबकि जिसके बाद ट्रेन शुरू हुई, और उसके बाद फिर मज़ीद जो है उसमें तरक्की हुई, और चीज़ें बनी, मशीनें बनी, और गाड़ियाँ बनी स्टीम इंजन से, मुख्तलिफ़ चीज़ों। तो वहाँ से वो तरक्की शुरू हुई, मेरे ख्याल में 1760 या उसके आसपास थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद तरक्की यूरोप में शुरू हुई, जिसकी वजह से ये चीज़ें वहाँ पर तरक्की याफ्ता है। और फिर प्रिंटिंग मशीन भी हुई। आपको पता होगा कि जर्मनी में सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन
हुई ईजाद, और वहाँ से फिर प्रिंटिंग शुरू हुई और किताबें छपनी शुरू हुई। पहले तो बाइबल छापा इन्होंने, बाद में इन्होंने और दूसरी दूसरी चीज़ें छापी, तो उसके बाद वहाँ से एजुकेशन जो है वो पूरे यूरोप में फैल गई। ये और बात है कि चाइना में उससे पहले प्रिंटिंग होती थी, लेकिन वो ब्लॉक प्रिंटिंग थी। पहले ब्लॉक बनाते थे और उसके ऊपर छपाई करते थे, और उसी चीज़ को बाद में कॉपी करके यूरोपियंस ने उसी चीज़ को कॉपी किया, और उसी के बेसिस के ऊपर फिर यूरोप में छापाखाना या प्रिंटिंग मशीन जो शुरू हुई, उसकी जो आइडिया है वो मार्को पोलो के ज़रिए से चाइना से यूरोप गया था, इटली गया था और वहाँ से जर्मनी गया, और उसके बेसिस के ऊपर ये काम शुरू हुआ। तो जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान बनने के बाद यूनिवर्सिटीज़ बनी। उससे पहले सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, 1886 या 87 में बनी थी पंजाब यूनिवर्सिटी। बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पाकिस्तान बनने के बाद बनी हैं, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हायर एजुकेशन है वो लेट शुरू हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो हम एकदम से अडॉप्ट करते हैं, यानी जैसे मोबाइल टेलीफोन है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसकी जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी है वो हम एकदम से सीख जाते हैं। इसी तरीके से और जो दूसरी दूसरी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार है और दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम सीख जाते हैं और सीख गए हैं। हम सोलर पैनल हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें पता है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे वो सोलर पैनल हम बना भी सकते हैं। जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर हमारे मुल्क में हायर एजुकेशन लेट शुरू हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा 300 साल पीछे रहें या 200 साल पीछे रहें यूरोप और अमेरिका से। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वांटम लीप की ज़रूरत है। क्वांटम लीप जो है वो आप से मुराद ये है कि हमें जो जंप लगानी है वो जंप एकदम से ज़्यादा बड़ी जंप लगानी है, और बड़ी जंप एजुकेशन में लगा करके हम को आगे बढ़ना है। इसको एक्सपोनेंशियली भी आप कह सकते हैं कि हमें बढ़ना है आगे। अब इसमें ज़रूरत यह है कि जो हमारी हायर एजुकेशन है या जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। इंडिया में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये नेहरू ने इसका विज़न दिया था, और नेहरू के ज़माने में आईआईटी शुरू हुआ था। पाकिस्तान में ऐसा कोई विज़न कभी किसी ने नहीं शुरू किया। एक वो जो बैंकर थे आब्दी साहब, हसन आब्दी साहब, उन्होंने फास्ट शुरू किया था, फास्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन चूँकि बीसीसीआई ख़त्म हो गया, उसके साथ वो भी ख़त्म हो गए और वो सारा निज़ाम जो है धर्मरम हो गया, तो फास्ट उस तरीके से चल नहीं सका जैसे कि आब्दी साहब ने उसको कंसीव किया था। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। हमें यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर इस चीज़ को परसीव करने की ज़रूरत है और इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसको हम उसमें इनोवेशन लाएं, उसमें क्रिएटिविटी लेके आएँ, और अपने तौर पर हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। मैन्युफैक्चरिंग असल जो इकोनॉमिक बिल्डअप होता है इकोनॉमी, वो मैन्युफैक्चरिंग से होता है। आप देखिएगा आज अगर यूरोप एडवांस है पूरी दुनिया के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से है। अगर चाइना आज वर्ल्ड पावर बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बन रहा है। अगर इंडिया बन रहा है तो उसमें भी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग है और फिर एक्सपोर्ट है। जो भी चीज़ें इंडिया की होती हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में हमारे पास एक्सपोर्ट भी नहीं है और उसमें हमारी कोई मोटिवेशन भी नहीं है। इसमें अक्सर लोग कहते हैं कि साहब हमें इंसेंटिव नहीं दिया जाता, वो एक दूसरी चीज़ है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अपने अंदर सेल्फ जो है वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो वर्ल्ड मार्केट में आप कम्पीट कर सकते हैं, आपको किसी इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है। जापान है, जापान में किसी को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है, लेकिन जापानी गाड़ी पूरी दुनिया में चलती है। और इवन के उस ज़माने में जब यूरोपियन और अमेरिकन गाड़ी का उरूज था, उस ज़माने में भी जापान ने जब इंट्रोड्यूस किया यूरोप में और अमेरिका में तो इनकी गाड़ियाँ कामयाब हुई। तो हमें मेरिट पे कंसिडर करने की ज़रूरत है, हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस होने की ज़रूरत है, हमें हायर एजुकेशन में परफेक्शन की ज़रूरत है, क्वालिटी की ज़रूरत है। हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें क्वालिटी नहीं है। आप देखिएगा कि जो बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कोई रिसर्च जर्नल नहीं है,
और रिसर्च जर्नल जिसमें है उसकी भी जो क्वालिटी इतनी नाक़िस है कि वो शर्मिंदगी होती है बाज़ औक़ात। तो यानी सही से अंग्रेज़ी लिखा हुआ भी उसमें नहीं होता। तो व्हाट आई मीन टू से इज़ के क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, और उसके बाद जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो सकती है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, और जो भी यंगस्टर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे टॉप करते हैं उनके बारे में आप हमें बताइए, या कोई भी जो यंगस्टर हैं उन्होंने अगर कोई अच्छा कारनामा, बड़ा कारनामा अंजाम दिया है तो आप हमें बताइए, हम उनको अपने इस प्रोग्राम में कवर करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है उसको प्रमोट किया जाए और उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको मोटिवेशन मिले, उनको मॉरल इंसेंटिव मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।